आज के टाइम पर हर एक इंसान पैसे कमाने की रेस में लगा हुआ है और ये रेस ऐसी है जो कभी खत्म ही नहीं होती है। लेकिन जब हमारा शरीर इस लायक नहीं रहता है कि हम कुछ काम कर सकें, तो हमें इस पैसे कमाने की रेस से बाहर होना पड़ता है और तब परिवार को चलाने के लिए हमारे बच्चों को पैसे कमाने की इस रेस में शामिल होना पड़ता है और वो भी उसी तरह पैसे कमाने में लग जाते हैं। पैसे तो आप जिंदगी भर कमाते रहोगे, पर क्या आपने कभी भी फाइनेंशियल फ्री होने के बारे में सोचा है? फाइनेंशियल फ्री होने का मतलब होता है जब आपको पैसों की कोई फिक्र ना करनी पड़े। सुनने में तो काफी अच्छा लगता है, पर ऐसा करना गरीब और मिडिल क्लास लोगों के लिए सिर्फ एक सपने की तरह है। हाँ, एक तरीके से देखा जाए तो ये सच भी है। ये मुश्किल तो है, पर नामुमकिन नहीं। तो इसी मुश्किल काम को करने के लिए आप 7 स्टेप रूल्स ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम का इस्तेमाल कर सकते हो। ये वो 7 नियम हैं जिनका अगर आपने तरीके से सही से पालन कर लिया तो आप फाइनेंशियल फ्री हो पाओगे। तो इसका पहला नियम है कंट्रोल योर इनकम। आपकी मंथली इनकम कितनी भी हो, पर आपको अपनी इनकम कंट्रोल करना आना चाहिए। यानी कि आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि आपका कितना पैसा कहाँ और किन चीजों पर खर्च हो रहा है। इसलिए आपको एक डायरी में अपने महीने के सभी खर्चों को लिखना है और उन खर्चों में से जो खर्च सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो उन्हें अलग से लिख लो, जैसे मकान किराया, स्कूल फीस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, सब्जी और किराना। जिन खर्चों को टाला नहीं जा सकता है वो सब खर्चे इंपॉर्टेंट लिस्ट में लिख लो और उन सभी खर्चों को जोड़ लो और जैसे ही अगले महीने की सैलरी मिले उतने पैसे अलग कर लीजिए और बचे हुए पैसों को सेविंग अकाउंट में डाल दीजिए। शुरुआत में तो आपको ऐसा करना बहुत ज्यादा मुश्किल लगेगा, पर यह तो पहली स्टेप है और इस पहली स्टेप में आपको बजट बनाकर ही खर्चे करने हैं। सेकंड स्टेप, स्टॉप वेस्टफुल स्पेंडिंग, मतलब फालतू खर्चे बंद करो। हम डेली अपनी लाइफ में कोई ना कोई खर्चा करते ही रहते हैं। उनमें से कुछ खर्चे जरूरी होते हैं तो कुछ खर्च फालतू। यानी कि आप उन खर्च को नहीं भी करो तो आपकी लाइफ पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। उन खर्चों को हम फालतू खर्चा बोलते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि मैं आपको यहाँ पर कंजूस बनने की सलाह दे रहा हूँ, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यह तो सिर्फ एक दूसरी स्टेप है। अगर आप यही हार मान गए तो फाइनेंशियल फ्री होने के बारे में तो आप बिल्कुल भी मत सोचिए। जब आप अपने फालतू खर्चों को करना बंद कर दोगे तो उसके बाद आप खुद नोटिस करोगे कि आपके पास एक्स्ट्रा में पैसे बचना शुरू हो चुके हैं। 7 स्टेप रूल्स में फर्स्ट और सेकंड रूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह दोनों रूल आपके पैसे को बचा रहे हैं और इसी पैसे का आगे हमें कैसे इस्तेमाल करना है वो हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। थर्ड स्टेप, लाइफ इंश्योरेंस। अब यह लाइफ इंश्योरेंस का नाम सुनते आधे से ज्यादा लोग तो वीडियो को यहीं बंद कर देंगे और ये वही लोग हैं जिन्हें आज तक पता ही नहीं कि लाइफ इंश्योरेंस कितनी काम की चीज है। अब आप मान लीजिए कि कोई एक परिवार है जिसमें एक हस्बैंड, वाइफ और उनके 2 बच्चे हैं, जिसमें से हस्बैंड काम करता है और पैसे कमाता है और उन्हीं पैसों से उनका घर भी चलता है। पर एक दिन ऑफिस जाते हुए अचानक से उस आदमी का एक्सीडेंट हो जाता है और वो बच नहीं पाता है। वो आदमी मर जाता है। पर अब उसके परिवार का क्या होगा? बच्चे तो छोटे हैं, वो काम नहीं कर सकते और वाइफ को भी कोई काम करने का अनुभव नहीं है, तो जिस वजह से उसे भी कोई अच्छी जॉब तो नहीं मिल पाएगी। इसलिए उसे कम पैसों में ही जहां भी जॉब मिलेगी उसे करनी पड़ेगी। और अब कम पैसों की वजह से बच्चों के स्कूल की फीस भरना, घर खर्च चलाना और दूसरे खर्चों में ही सारा पैसा खत्म हो जाएगा और कभी कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई तो फिर वो क्या करेंगे? पर अब हम इसी कहानी को दूसरे तरीके से देखेंगे। अब हम देखेंगे कि मान लीजिए उस आदमी ने मरने से पहले 1 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस करवा रखा था। यानी कि कभी उसके साथ कोई अनहोनी घटना हो भी जाती है तो उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। और एक दिन उस एक दुर्घटना में वो मर जाता है तो बीमा कंपनी उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए दे देती है। उसी 1 करोड़ के दम पर वो परिवार अच्छे से सर्वाइव कर पाएगा। बच्चों की पढ़ाई में कोई बाधा नहीं आएगी। अगर खुद का घर नहीं होगा तो वो खुद का घर भी खरीद पाएंगे और बच्चों की शादी करना चाह रहे होंगे तो वो भी उन्हीं पैसों से हो भी जाएगी। और अगर वो उन पैसों की एफडी करके रख देते हैं तो उसके ब्याज से ही वो अपना घर खर्च आराम से चला लेंगे। यानी कि उस आदमी की वाइफ को कोई काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तब तो वो परिवार को वैसे भी संभाल ही लेंगे। अब इन दोनों कहानियों में से आपको लाइफ इंश्योरेंस का महत्व मैं समझाना चाह रहा था, पर यहाँ एक बात नोट करने वाली है और इसे ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना। जब भी आप इंश्योरेंस पॉलिसी लो तो टर्म इंश्योरेंस प्लान ही लेना, ना कि मनी बैक पॉलिसी, क्योंकि आपकी यह छोटी सी गलती आपके परिवार और आपके पैसों को बर्बाद कर सकती है। टर्म इंश्योरेंस में आप जो भी पैसा जमा करते हो वो आपको वापस बिल्कुल भी नहीं मिलता है। जैसे
लाइफ टाइम बीमा की किस्त आप भरते रहते हो और उसके बाद आपके साथ कभी कोई दुर्घटना ही नहीं होती है मान लीजिए, तो आपको कंपनी 1 रुपया भी वापस नहीं लौटाएगी। पर यदि आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है या फिर आप मर जाते हो, तो कंपनी उतना पैसा आपके परिवार को दे देगी जो आपने पॉलिसी लेते वक्त चुना था। अगर आप अपने परिवार के बारे में सोचते हो तो आपको यही पॉलिसी लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें एक बड़ी रकम आपके परिवार को मिल जाती है। पर मनी बैक पॉलिसी में आपको एक टाइम पीरियड के बाद आपको पैसा वापस आपको ब्याज के साथ मिल जाता है, और भारत में ज्यादातर सभी लोग यही पॉलिसी लेते हैं। पर यह आपके परिवार के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होती है। इसलिए लाइफ इंश्योरेंस वही लेना है जो आपके परिवार को सिक्योरिटी दे। अभी तक 3 स्टेप्स हो चुकी है और आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हो, मतलब आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को लेकर सीरियस हो। अब हम बात करेंगे चौथी स्टेप की, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक हमें ऐसे ही और भी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है, तो दबा दीजिए लाइक का बटन। फोर्थ स्टेप, इन्वेस्टिंग। अब आप लोगों ने इन्वेस्टिंग के बारे में तो बहुत कुछ सुना होगा, पर ये आपको पता ही नहीं चला होगा कि इन्वेस्टिंग करें तो आखिर कैसे करें। अब मैं आपके इस कंफ्यूजन को दूर करने वाला हूं, तो सुनिए। मैंने स्टार्टिंग के 2 पॉइंट्स में आपको बजट बनाने और फालतू खर्च को रोकने के बारे में समझाया था, जिसमें आपका पैसा बचना शुरू होगा और इन्वेस्टिंग करने के लिए चाहिए होता है आपको सिर्फ पैसा, जो कि अब आपके पास है। अब आप हर महीने जितना भी पैसा बच रहा हो उसका 20% अलग से निकाल लो और वो पैसा किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में डालना शुरू कर दो। जैसे आप मान लीजिए आप हर महीने 5,000 रुपये सेव कर रहे हो, तो आप 1,000 रुपये अलग से निकाल लीजिए और उसका किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में डाल दीजिए। यहाँ 2 पॉइंट समझ लो, सिर्फ सेविंग के पैसों का 20% ही निकालना है, उससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं। और दूसरा पॉइंट है, कोई अच्छा फंड लेना है, क्योंकि अलग अलग कंपनियों के बहुत सारे अलग अलग फंड होते हैं, इसलिए थोड़ी सी रिसर्च करना और एक सही फंड का ही चुनाव करना। जब मैंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की सलाह दी है, जो कि शेयर मार्केट से रिलेटेड होता है, जिस वजह से यहाँ रिस्क भी रहता है, इसलिए सिर्फ 20% पैसा ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, ताकि कभी आपका पैसा डूबता भी है तो आपको उस पैसे का इतना फर्क नहीं पड़े। हालांकि ऐसा नहीं होगा अगर आपने सही फंड चुना हो तो। अब आप इस फंड में जितने लंबे टाइम तक इन्वेस्ट कर सको उतना देर तक आपको इसमें बने रहना है। एक दिन वही फंड आपको करोड़पति बनाएगा। 20% पैसा म्यूचुअल फंड में जाने के बाद भी आपके अकाउंट में अभी आपने सेविंग का 80% पैसा बचा हुआ है, जिसमें आप एफडी करके रख सकते हो। और एफडी ज्यादा लंबे टाइम की ना करना, जैसे 5 साल या 10 साल की बिल्कुल नहीं। आपकी हर महीने की सेविंग को आप 1 साल की एफडी कर सकते हो, जिसमें अगले साल वो एफडी मैच्योर हो जाएगी और कुछ ब्याज के साथ आपका पैसा आपको वापस मिल जाएगा। और हर महीने आप एक एफडी करोगे तो अगले साल से हर महीने एक एफडी मैच्योर होती जाएगी। वैसे तो एफडी में ब्याज दर बहुत ही ज्यादा कम होती है, पर यह बचा हुआ पैसा मैंने इमरजेंसी के लिए रखवाया है। पर ऐसी इमरजेंसी कभी कभार ही आती है, जैसे कोई बड़ी बीमारी या नौकरी चले जाना या फिर अचानक से पैसों की कोई जरूरत। ऐसे में यह पैसा काम आएगा। और यह पैसा मैंने इसलिए भी रखवाया है ताकि आपको कभी इन्वेस्टिंग के लिए कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखे तो आप इसी पैसे से वहां इन्वेस्ट कर सको। जैसे मान लीजिए कि आपको कहीं अच्छी जमीन या प्लॉट सही रेट में मिल रहा हो, बिल्कुल सही रेट में, तो आप इस सेविंग अमाउंट को निकाल के उस पैसे का वहां इस्तेमाल कर सकते हो। अब एफडी करवाने का मेरा सिर्फ इतना सा रीजन था कि एफडी को आप जब चाहे तोड़वा सकते हो और इसमें शेयर मार्केट की तरह पैसा डूबने का रिस्क भी नहीं रहता है। अगर ऐसे में थोड़ी सी एक्स्ट्रा इनकम हो जाती है तो इसमें बुरा ही क्या है। फालतू पैसा पड़ा था तो वो उसने थोड़ा बहुत पैसा कमा लिया। मानो आपको अगले 5 साल तक कोई इमरजेंसी ही नहीं आई और आपने कहीं इन्वेस्ट करने के बारे में भी नहीं सोचा, तो ऐसे में वो पैसा 5 साल तक फालतू ही तो पड़ा रहता। उसकी जगह उसने 6 से 7% के हिसाब से इंटरेस्ट तो कमा लिया, तो इसमें बुरा ही क्या है। वैसे भी एक्स्ट्रा पैसा किसको बुरा लगता है। वैसे पैसा इन्वेस्ट करने के और भी काफी सारे तरीके हैं, आप वहां भी इन्वेस्ट कर सकते हो, पर जहां भी पैसा इन्वेस्ट करो वहां की पूरी जानकारी ले लेना और रिस्क पता कर लेना। जैसे मैंने आपको म्यूचुअल फंड के बारे में कहा, पर साथ में मैंने रिस्क भी बताया है, इसलिए सिर्फ 20% पैसा इन्वेस्ट करने की मैंने आपको सलाह दी है, ना कि पूरा। 5वां पॉइंट है, डोंट टेक लोन। आज के समय में लोन एक फैशन सा बन गया है और यह बात याद रखें कि लोन कभी भी आपको फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त करने नहीं देगा। आज के टाइम पर ज्यादातर नौकरी पेशा लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ भी एक प्रकार का लोन ही है। इसलिए अगर आप ये वीडियो में यहाँ तक आ गए हो तो मेरी आपको यह सलाह होगी कि क्रेडिट कार्ड के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़ना। और इसके अलावा दूसरे अनसिक्योर्ड लोन जैसे पर्सनल लोन लेने से भी आपको बचना है। 6वां पॉइंट, डोंट लैंड मनी टू एनीवन। इसका मतलब है आप किसी को भी अपना पैसा उधार ना दें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो यकीन मानिए आपको आगे जाकर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि रिश्तेदारों, दोस्तों
और जान पहचान वालों को दिया हुआ पैसा आने के चांस बहुत ही कम रहते हैं। भले आपने उनकी मदद के लिए पैसा दिया हो, पर आज के टाइम पर लोग एहसान जल्दी भूल जाते हैं। इसलिए किसी की पैसों की मदद करने से पहले सोच समझ लेना चाहिए। पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जानबूझकर ब्याज कमाने के चक्कर में पैसा किसी को उधार दे देते हैं। पर यह ब्याज वाला धंधा भी करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। जैसे पुराने जमाने में बनिए और मारवाड़ी लोग यही बिजनेस किया करते थे, पर उन लोगों को ब्याज के साथ पैसा वसूलना भी अच्छे से आता था। इसलिए इस तरह के उधारी वाले काम बिल्कुल भी ना करें। अब आता है सातवां और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसे आपने अगर कर लिया तो आप निश्चित ही फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर लोगे, बिल्कुल गारंटी के साथ। 7 स्टेप, जनरेट एक्स्ट्रा इनकम सोर्स। इसका मतलब है आपके पास अपनी मेन कमाई के अलावा भी एक्स्ट्रा में पैसे कमाने के सोर्स होने चाहिए जो आपको पैसे कमा कर देंगे। वैसे तो ये काम करना उतना आसान नहीं होता है, पर अगर आपने ये काम कर लिया तो ये काम करने से अगर आप कामयाब हो गए तो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। पर इस तरह से सबसे मुश्किल चीज यह है कि हर इंसान के पास टाइम लिमिटेड होता है, जिसमें वो सिर्फ एक ही काम कर सकता है। ऐसे में वो एक्स्ट्रा इनकम के लिए दूसरे काम कैसे करेगा? और अगर वो एक्स्ट्रा में कोई काम ढूंढ भी लेगा तो ज्यादातर लगातार काम करने की वजह से उसकी तबीयत भी खराब हो जाएगी। ऐसे में आपको ऐसे तरीके चाहिए जिनमें आपको कोई काम भी ना करना पड़े, फिर भी आपकी एक्स्ट्रा इनकम कमाई हो जाए। तो इसको लेकर हमने पहले से 2 वीडियो बनाए हुए हैं, और उन दोनों वीडियोस में से ये मैंने आपको दोनों में तरीके बताए गए हैं कि जिनमें आपको एक बार काम को सेटअप करना है, उसके बाद आपको कभी काम करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, फिर भी वो पैसा आपको कमा कर देते रहेंगे। वो दोनों वीडियो आपको स्क्रीन पर दिख जाएंगे, आप स्क्रीन पर दोनों वीडियो देख पा रहे होंगे। इनमें वो सारे तरीके हैं जो आपको एक्स्ट्रा में पैसे कमाने में मदद कर सकते हैं, तो आप इन वीडियोस पर क्लिक करके इन्हें देख सकते हो। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। तो आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे किसी ऐसे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।